नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा विषय जो सीधे भविष्य से जुड़ा है। बिल्कुल, ये है भारत का एक काल्पनिक लेकिन बहुत ही डिटेल्ड एक्शन बजट। जिसका नाम है बजट 2026-27, वो अपग्रेड जिसका इंतजार था। और हमारे पास कुछ बहुत ही शानदार इन्फोग्राफिक्स हैं जो इस बजट की पूरी तस्वीर पेश करते हैं। तो आज हमारी चर्चा का मिशन है इस बजट के बड़े आइडियाज को समझना। मतलब ये भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कौन सा रास्ता दिखा रहा है। और इसकी शुरुआत होती है 3 कर्तव्यों से। हाँ, पहला है ग्रोथ को तेज करना और उसे बनाए रखना। दूसरा, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करना। यहाँ जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है इस बजट का संतुलन। संतुलन किस तरह का? मतलब एक तरफ आपको एक्शन दिखेगा, रिफॉर्म दिखेंगे, और दूसरी तरफ वित्तीय अनुशासन मतलब फिस्कल प्रूडेंस, लोक लुभावनवाद से बचने की एक साफ कोशिश है। अच्छा, अगर हम बड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो देखिए, जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया है 7%, जो एक मजबूत विकास का संकेत है। और फिस्कल हेल्थ के लिए? हाँ, उसके लिए जो डेट टू जीडीपी अनुपात है, मतलब देश पर कुल कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो है जी, उसे 56.1% से घटाकर 55.6% पर लाने का टारगेट है। ये एक बहुत ही सधा हुआ कदम लगता है ना? बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे बड़ा विजन जो नजर आता है वो है भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। और इसके लिए 2 बड़े प्रोग्राम सामने रखे गए हैं। पहला है बायोफार्मा शक्ति, बायोफार्मा SHKTI। हाँ, इसमें बायोलॉजिक्स और कैंसर केयर के लिए करीब 10,000 करोड़ का फंड है। 10,000 करोड़? जी, और साथ ही 3 नए नाइपर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी खोले जाएंगे। तो मतलब हम सिर्फ दुनिया की फार्मेसी नहीं बल्कि नई दवाइयां बनाने वाले भी बनना चाहते हैं। बिल्कुल, आविष्कारक बनना है। और दूसरा है ISM 2.0, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसमें 40,000 करोड़ का बूस्ट है। ये बहुत बड़ा है। लेकिन एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ चिप्स बनाने की बात है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर इस बजट की सोच दिखती है। अच्छा, फोकस सिर्फ चिप्स पर नहीं है, अब फोकस है चिप्स बनाने वाली मशीनरी पर, ओके। उसके मटेरियल्स पर और सबसे जरूरी भारतीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर, जैसा एक मीम में भी दिखाया गया है। हाँ, अब हम सिर्फ इंपोर्टेड चिप्स का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि चिप्स बनाने वाली मशीनें बनाएंगे। यानी हम वैल्यू चेन में ऊपर जा रहे हैं, सिर्फ असेंबल नहीं बल्कि कोर टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसी हाईटेक चीजों के लिए तो खास मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, रेयर अर्थ्स। और इन पे कंट्रोल होना देश के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही 3 नए केमिकल पार्क भी इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। समझ गया। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। हाँ, चलिए अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की रीढ़ की, MSMEs यानी छोटे और मझोले उद्योग। इनके लिए मंत्र है ज्यादा क्रेडिट, तेज पेमेंट, कम कागजात। और इसके लिए 4 बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला है ग्रोथ फंड। हाँ, फ्यूचर चैंपियंस बनाने के लिए 10,000 करोड़ का एक खास SME फंड। और लिक्विडिटी के लिए, पैसे के फ्लो के लिए? उसके लिए सरकारी कंपनियों मतलब CPSEs के लिए TRADS को अनिवार्य किया जा रहा है। TRADS, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, ट्रेड्स एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां छोटे सप्लायर्स अपने बिल दिखाकर बैंक से तुरंत पैसा ले सकते हैं। अच्छा। उन्हें पेमेंट के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता। इसे अनिवार्य करने से MSMEs का कैश फ्लो सुधरेगा, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है। अरे वाह, ये तो उनके लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। तीसरा है कॉर्पोरेट मित्र। ये क्या है? ये एक तरह के नए पैरा प्रोफेशनल्स होंगे। पैरा प्रोफेशनल्स? हाँ, जैसे गांवों में पैरामेडिक्स होते हैं। ये लोग कम कीमत पर MSMEs का सारा कागजी काम मतलब कंप्लायंस संभालेंगे। तो उनका बोझ कम होगा। हाँ। और चौथा कदम है आत्मनिर्भर भारत फंड, जिसमें 2,000 करोड़ का टॉपअप किया गया है। ठीक है, अब उस विषय पर आते हैं जहां आंकड़े सबसे बड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। 12.2 लाख करोड़ का निवेश। ये तो बहुत ही जबरदस्त रकम है, लेकिन इसके पीछे का मकसद सिर्फ तेज ट्रेनें चलाना नहीं है। तो फिर क्या है? असली मकसद है लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना। मतलब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट? मतलब जब माल एक जगह से दूसरी जगह तेजी से और सस्ते में पहुंचेगा
तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। अच्छा, तो ये सीधे मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है? बिल्कुल। इसमें 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं। जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली, वाराणसी। हाँ, फिर मिनरल हब्स को जोड़ने वाले 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग है। और एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है दानकुनी से सूरत तक। जी, और एक नई चीज भी है, सी प्लेन। सी प्लेन? हाँ, इनके ऑपरेशन के लिए एक नई VGF स्कीम लाई जा रही है। VGF मतलब वायबिलिटी गैप फंडिंग? सही, मतलब अगर प्राइवेट कंपनी को शुरू में घाटा होता है तो सरकार मदद करेगी ताकि प्रोजेक्ट चल सके। ये तो टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये सारे कदम सीधे तौर पर भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाने वाले लक्ष्य से जुड़े हैं। सही बात है। चलिए अब बड़े इंफ्रा से हटकर आम इंसान की जिंदगी और शहरों की बात करते हैं। द सिटीज ऑफ टुमारो। हाँ, फोकस अब टियर 2 और टियर 3 शहरों पर है। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स बनाने की योजना है। और हर रीजन को इंफ्रा के लिए 5,000 करोड़ मिलेंगे। इसमें म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को भी बढ़ावा देने की बात है। ये कैसे काम करता है? ये बहुत जरूरी है। जैसे कोई कंपनी शेयर जारी करके पैसा उठाती है, वैसे ही शहर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बॉन्ड जारी करके सीधे लोगों से पैसा उठा सकते हैं। तो वो आत्मनिर्भर बनेंगे? बिल्कुल, विकास का विकेंद्रीकरण होगा। और सेहत के लिए? हेल्थ केयर में क्या है? 1.5 लाख नए केयर गिवर्स और 1 लाख नए अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की भर्ती होगी। केयर गिवर्स पर फोकस, ये भविष्य की तैयारी लग रही है। हाँ, भारत की बढ़ती उम्र वाली आबादी के लिए और मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 रीजनल हब भी बनेंगे। मानसिक स्वास्थ्य पर भी खास ध्यान दिया गया है। जी, निमहांस में अपग्रेड और रांची तेजपुर में नई सुविधाएं। और फिर आता है इनक्रेडिबल इंडिया 2.0। टूरिज्म के 3 स्तंभ, हेरिटेज, एडवेंचर और वाइल्ड लाइफ। इसमें लोथल और सारनाथ जैसी 15 ऐतिहासिक जगहों को एक्सपीरियंशियल डेस्टिनेशंस के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ एक्सपीरियंशियल शब्द बहुत जरूरी है। मतलब टूरिस्ट सिर्फ देखे नहीं, इतिहास को महसूस करें। अच्छा। हिमालय और वेस्टर्न घाट में नए ट्रैकिंग ट्रेल्स बनेंगे और एक ग्लोबल बिग कैट समिट का भी आयोजन होगा। बहुत खूब। अब आखिर में बात करते हैं टैक्स और व्यापार को आसान बनाने की। एक बहुत बड़ा ऐलान है। 1 अप्रैल 2026 से एक नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। ये ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मुख्य सुधार क्या है इसमें? भाषा को आम नागरिक के लिए सरल बनाया गया है। रिटर्न रिवाइज करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। और एक ब्लॉक असेसमेंट का समय कम किया गया है। ये क्या होता है? इसमें टैक्स डिपार्टमेंट एक साथ पिछले कई सालों का असेसमेंट करता है, खासकर सर्च के मामलों में। अच्छा, इसका समय 18 महीने तक कम करने से टैक्स पेयर को जल्दी राहत मिलेगी। उन पर सालों तक तलवार नहीं लटकेगी। और ट्रेड के लिए चीपर इंपोर्ट्स, स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट्स के तहत कस्टम ड्यूटी में बदलाव हुए हैं। हाँ, पर्सनल इंपोर्ट पर ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। ये तो आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल। और कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 17 दवाओं पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है। ये बहुत ही मानवीय कदम है। मोबाइल पार्ट्स और सोलर ग्लास पर भी छूट है। और ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए जो 10 लाख की कुरियर वैल्यू कैप थी, उसे हटा दिया गया है। इसका क्या असर होगा? इसका बहुत बड़ा असर होगा। पहले एक छोटा ऑनलाइन सेलर 10 लाख से ज्यादा कमाल एक साथ कुरियर से नहीं भेज सकता था। अब वो लिमिट हट गई है। इससे लाखों छोटे सेलर्स और कारीगरों के लिए ग्लोबल मार्केट का दरवाजा पूरी तरह से खुल गया है। तो इस पूरी चर्चा का कुल मतलब क्या है? ये बजट रिफॉर्म एक्सप्रेस से विकसित भारत तक के सफर का एक नक्शा है। बिल्कुल। और इसका फोकस युवा, गरीब, महिला और किसानों पर है। और सबसे जरूरी बात कि 4.3% के फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को पूरा किया गया है। हाँ, ये दिखाता है कि बड़े लक्ष्यों के साथ साथ वित्तीय अनुशासन को भी प्राथमिकता दी गई है। जैसा एक मीम में है, टेक, इंफ्रा, कृषि और टैक्स पेयर। ये चारों एवेंजर्स मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। सही। ये बजट एक बहुत स्पष्ट रोड मैप पेश करता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि इन बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा ताकि इसका लाभ वाकई आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और विकसित भारत को हकीकत बनाने में सिर्फ सरकारी नीतियों के अलावा नागरिकों की क्या भूमिका होगी? ये ऐसे सवाल हैं जिन पे हमें लगातार सोचना होगा। इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और ऐसी ही जानकारी के लिए बैंकर भाई कपिल को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें।